नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अपन कह सकते हैं कि न्याय और लोकतांत्रिक आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को संचालित करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन इसको लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रकार के प्रयास किए गए हैं। एक तो है उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। ये जो नाम रखे गए हैं ये भौगोलिक आधार पर हैं, लेकिन इनका आर्थिक अर्थ है। यदि हम विश्व के नक्शे को देखें तो उसके अंदर उत्तर दिशा में जो महाद्वीप आते हैं वो जैसे यूरोप आता है, जैसे उत्तरी अमेरिका आता है, ये सारे के सारे रिच अपन कह सकते हैं इसमें रहने वाले जो भी देश हैं बहुत ही अमीर हैं। और ये अमीर महाद्वीप होने के कारण उत्तर के देशों को अमीर या विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। और जो दक्षिण के देश हैं, दक्षिण के जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया का भी जो बहुत सारा भाग है दक्षिण में आता है। तो ये सब जो भाग हैं ये दक्षिण में होने के कारण से गरीब हैं, और दक्षिण में होने के कारण से गरीब नहीं है, लेकिन ये बाय चांस है। यानी इसको हम बाय चांस कह सकते हैं कि जो इस इलाके के हैं वो सारे अविकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं अधिकांशतः है, क्योंकि कई इसके अपवाद भी हैं, लेकिन अधिकांशतः ये साउथ में जो है विकसित ना होकर बहुत अधिक और अविकासशील और अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अब ये एक कैटेगरी बन गई उत्तर और दक्षिण की। तो जब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जब लागू करते हैं तो उसमें एक तो ये है कि विकसित और विकासशील देश आपस में सहयोग करके उस अर्थव्यवस्था तक के लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करें, तो ये कहलाता है उत्तर दक्षिण संवाद। और जब विकासशील देश जो अविकसित हैं वही देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, तो वो कहलाता है दक्षिण दक्षिण संवाद। ये दोनों ही प्रयास नींव को स्थापित करने के लिए किए गए हैं। क्रम से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे उत्तर दक्षिण संवाद है, तो जब 1974 में महासभा ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा की, तो उसके बाद से ये प्रयास शुरू हुए। पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, ब्रांट आयोग जो है वो गठित हुआ, और इसके बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए एक संस्था बनी थी 1947 में, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स करके। तो ये जो संस्था थी ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम, कायदे, कानूनों को निर्धारित करती थी। तो इसका एक सम्मेलन हुआ उरुग्वे, और वो उरुग्वे दौर की वार्ताएं कहलाती हैं। 1986 उरुग्वे एक जगह का नाम है, वहाँ से उरुग्वे दौर की वार्ताएं शुरू हुई 1986 से। और इसके ये 6-7 साल तक ये वार्ताएं चलती हैं, 1992 तक, 93 तक लगभग। तो इस दौर की जो वार्ताएं हैं इनमें कई सारे नए मुद्दों को शामिल किया जाता है, और उरुग्वे दौर की वार्ताएं बहुत फेमस हैं गैट के अंतर्गत। ये एक सम्मेलन था गैट का, और ये इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इस पूरी वार्ताओं के दौरान में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन पे विकसित और विकासशील देशों के बीच सामंजस्य का अभाव था। हालांकि इससे पहले जो 1992 में रियो दी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें भी पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के विकसित और विकासशील देशों के जो मतभेद हैं वो सामने आ गए थे। और ये दोषारोपण किया जा रहा था विकसित देशों द्वारा कि विकासशील देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, और विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों पर यह दोषारोपण किया गया कि उनकी जो तकनीक जो प्रयोग
कर रहे हैं, बहुत अधिक जो उनका अंधाधुंध औद्योगिक विकास है वो पर्यावरण के मतलब उसका विनाश कर रहा है। तो ये मतभेद सामने आ गए 1992 में आए। लेकिन जो ये वार्ताएं चली उरुग्वे दौर की, उसमें क्या मुख्य बिंदु आए, इसके अंदर 2-3 चीज़ें आई। सबसे पहले एक तो सब्सिडी, एक पेटेंट, और एक जो सेवाएं होती हैं यानी कि जो जॉब वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड कई मुद्दे। तो व्यापार में पहले जो कृषि है उसको सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कहा गया कि कृषि को सम्मिलित किया जाए, और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को ये कहा गया कि आप अपने किसानों को जो सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक मदद, जिससे कि जैसे किसान है वो अपना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता, तो वो जो किसान को सरकार कुछ उसकी फसल जब बिकती है या जब वो फसल बोता है तो उस समय उसको कुछ आर्थिक सहायता देती है सब्सिडी के रूप में। तो वो जो सब्सिडी होती है वो जैसे मान लीजिए वो बंद की जाए, जिससे कि जब बंद होगी सब्सिडी तो वो जो माल उत्पादन हो रहा है कृषि के अंदर उसकी कीमत बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो विकसित देश ये चाहते हैं कि उनका माल विकासशील देशों के अंदर आए जो कि कम कीमतों पे होगा, क्योंकि जब किसी चीज़ पर से सरकार सब्सिडी, जैसे आपने देखा होगा कि गैस पर से सरकार ने सब्सिडी हटाई तो गैस सिलेंडर कितने महंगे हो गए। तो इसी तरीके से जब सरकार किन्हीं चीज़ों पे से अपनी सहायता हटाएगी तो वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ एक और दबाव इसमें बनाया गया विकासशील देशों पर कि आप अपने जो मार्केट हैं, जो सीमाएं हैं, वो विभिन्न देशों से जो माल आयात होता है उसके लिए खोलें, उन पर टैक्स वगैरह कम लगाएं। तो वही जब माल, उन विदेशी वस्तुओं का जो माल अपने देश में आएगा और जो अपने देश में बना हुआ है बिना सब्सिडी के माल, वो बहुत महंगा होगा, और जो बाहर से आया हुआ माल है वो अपेक्षाकृत सस्ता होगा। तो इस कारण से जो हमारे घरेलू उद्योग हैं वो उनकी जगह जो विदेशी वस्तुएं हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी। तो ऐसा विकासशील देश चाहते थे। विकासशील देशों से विकसित देश चाहते थे, अब यहाँ पे एक 1991 में डंकल प्रस्ताव आए थे, आर्थर डंकल, उनमें भी यही बातें थी डंकल प्रस्ताव के अंदर, जो कि अमेरिका के द्वारा रखे गए थे, और ये उरुग्वे दौर की वार्ताओं के दौरान ही रखे गए थे। इन डंकल प्रस्तावों के कहते हैं कि डंकल के डंक बहुत ही पैने थे विकासशील देशों और अविकसित देशों के लिए, लेकिन अमेरिका ने इतना दबाव बनाया सभी देशों के ऊपर, क्योंकि सोवियत संघ का पराभव हो चुका था और इस कारण से कोई और शक्ति थी नहीं इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो अंतिम रूप से डंकल प्रस्तावों को पूरे विश्व के जो विकासशील और अविकसित देश हैं उन्होंने स्वीकार किया, और जो सब्सिडी है उसको क्रमिक रूप से कम करने के लिए समझौते हुए। इसी तरीके से एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा था विवाद का, वो था बौद्धिक संपदा यानी कि पेटेंट। अब यहाँ पे आप जानते ही हैं कि विकासशील और अविकसित देशों के पास बहुत अथाह जो है प्राकृतिक संपदा है, बहुत सी चीज़ें वो बना लेते हैं, और उनकी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेड़ पौधों से इनसे बनती हैं, लेकिन उन्होंने उनका पेटेंट नहीं करा रखा। जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखें हल्दी है, नीम है, इन सब का भारत ने पेटेंट नहीं करा रखा था। तो ये अब वो ये कहने लगे कि ये बौद्धिक संपदा है, इनका उन विकसित देशों ने पेटेंट कराना शुरू किया। तो ये बौद्धिक संपदा के जो नए नियम आए, इससे विकासशील और गरीब देशों को बहुत अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि वो जानते नहीं थे और समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ हो रही है। लेकिन विकसित देश जो भी नई चीज़ आ रही है उसको ये कहे जा रहे हैं कि ये हमने बनाई। पेटेंट का मतलब होता है एक ऐसी मौलिक चीज़ जो कि जिस पर कि उसी का एकाधिकार होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, तो जो कहानी किसी ने लिखी है तो वो उसकी मौलिक चीज़ होती है, तो वो उसका पेटेंट होता है। अगर कोई उसको चुरा के लिखता है या कुछ भी करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से
जो दवाइयाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो हालांकि है विकासशील देशों के पास, गरीब देशों के पास, लेकिन उन्होंने उसका कानूनी रूप से उनको पेटेंट नहीं करा रखा। तो वो विकसित देश जो ये कहते हैं कि ये हमारी संपदा है, या हम बौद्धिक संपदा, इसको लेकर के भी, क्योंकि जो संपत्ति होती है वो केवल जो आपको दिख रही है वही नहीं होती, बल्कि एक बौद्धिक संपदा भी होती है, जो कि इस रूप में हमारे सामने आई है। अब यहाँ पे इन सब मुद्दों को लेकर के विकसित और विकासशील देशों के बीच में हमेशा विवाद रहा, लेकिन ये वार्ताएं ख़त्म हुई और इसके बाद में एक विश्व व्यापार संगठन सामने आया 1995 में। 1 जनवरी 1995 में गैट जो है वो समाप्त हो गया। तो अब जो विश्व व्यापार संगठन सामने आया, तो उसके तहत उत्तर दक्षिण संवाद का ये बहुत बड़ा मंच बना और उसके तहत वार्ताएं शुरू हुई। तो यहाँ भी कई मुद्दे आए सामने, जिन पर दोनों के बीच में, अमीर और गरीब देशों के बीच में विवाद रहा। जैसे पर्यावरण का मुद्दा रहा, श्रम का मुद्दा रहा, मानवाधिकारों का मुद्दा रहा, और इनके आधार पर विकसित देशों ने संरक्षणवाद की नीतियां अपनाई। कुल मिलाकर बात यह है कि अमीर देश या विकसित देश अपना जो उन्होंने उत्पादन किया है वो तो गरीब देशों में जाकर बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट नहीं है। लेकिन जो वो गरीब देश हैं उनके माल को वो, या अविकसित देश जो है उनके माल को वो खरीदना नहीं चाहते। तो अब यहाँ पे उन्होंने कैसे मना करें किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने कई सारे आइडियाज़ लगाए, कई सारे उन्होंने तर्क दिए। और तर्क ये दिए कि जैसे उन्होंने तर्क दिया कि जो विकासशील देश हैं वो उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब वो किसी चीज़ को बनाते हैं तो उससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पर्यावरण का नुकसान होने के कारण हम इस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। इसी तरीके से उन्होंने एक और तरीका ढूंढ निकाला कि जो ये सामान बनाया गया है, इसमें जो श्रमिक को जो श्रम दिया गया है वो श्रम पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया है, और पर्याप्त मात्रा में नहीं देने के कारण ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और हम इस सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके के कई सारे उन्होंने मतलब प्रतिबंध लगाए और संरक्षणवाद की नीति अपनाई। अपने उद्योगों को वो संरक्षण देते गए जो उनके देश के हैं, और विदेशी जो सामान था उसको उन्होंने पाबंदियां लगा दी अपने देश में आने से, इन सब मुद्दों को लेकर के। फिर जब विकसित इस मामले पे विकासशील देशों का ये कहना है कि जब हम लोग इनका माल खरीद रहे हैं और ये जो शर्तें लगा रहे हैं उन सबको मान रहे हैं, तो फिर ये हमारे माल को क्रय क्यों नहीं कर रहे। तो ये इसको लेकर के विवाद रहता है विकसित और विकासशील देशों के बीच में। और एक और मुद्दा रहता है, जैसे बहुत मेन मुद्दा एनवायरनमेंट का रहता है, पर्यावरण का ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि इस धरती के पर्यावरण को किसने खराब किया, किसने इसका विनाश किया। तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। विकासशील देश कहते हैं कि विकसित देशों ने इसको खराब किया, और विकसित देश कहते हैं कि विकासशील देशों ने इसको खराब किया। तो उनको दोनों एक दूसरे की अपनी जिम्मेदारी से बचते रहते हैं। अब ये तो विश्व स्तरीय जो मुद्दे चल रहे हैं और जिनमें उनके जो विवाद हैं वो सामने आए, लेकिन कुछ छोटे मंच भी हैं जहाँ पर उत्तर दक्षिण संवाद देखने को मिलता है। और जैसे G8 का जो संगठन है, पूरा विकसित देशों का संगठन है G8, लेकिन उसने एक पहल शुरू की है 10-15 सालों से, और वो पहल ये है कि उसमें विकासशील देशों को भी डायलॉग के लिए आमंत्रित किया जाता है, बातचीत करने के लिए उनको बुलाया जाता है। तो ये एक जो डायलॉग G8 के मंच पर हुआ है, ये है एक और बहुत बड़ा अच्छी तरीके से उभर कर सामने आने वाला संगठन है G20। अब ये जो G20 है, इसमें विकसित देश भी शामिल हैं, जो G8 के देश हैं, 8 ब्रिटेन है, रूस है, सोवियत जो मतलब आपके चीन है, और ये अमेरिका है। ये सब देशों के साथ साथ ब्रिक्स के देश, भारत, ब्राज़ील वगैरह, और कई देश शामिल करके G20 जो है ये
एक पूरा का पूरा अमीर और गरीब देशों से मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ है। हालांकि ये बहुत पहले बन गया था 1999 के आसपास, 98-99 के आसपास, लेकिन इसका जो मेन रोल रहा वो रहा जब 2007 के आसपास, 7-8 के आसपास अमेरिका में जो है सब प्राइम संकट आया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं ने इसको प्रभावित किया। आप सभी जानते हैं कि 2008 के आसपास, 7 या 8 के आसपास अमेरिका में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था और इस संकट को सब प्राइम संकट कहा जाता है। इस संकट के अंदर जितने भी अमीर देश थे, अमेरिका समेत, वो सब आर्थिक मंदी के दौर में आ गए थे और संकट इतना खतरनाक था कि इनके पूरे बैंक खाली हो गए थे, बैंकों के पास बिल्कुल पैसा नहीं था और सब कर्जे में डूबे हुए थे। तो ये जो संकट आया था, इससे उबरने के लिए उनको विकासशील देशों की, अविकसित देशों की मदद की भी आवश्यकता थी। इसलिए G20 के जो सम्मेलन, जो इसका मेन रोल जो है वो इस सब प्राइम संकट के दौरान सामने आया था और इसमें सबसे खास बात ये थी कि जब सब प्राइम संकट आया था तो भारत इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि भारत में सदैव से ही बचत की प्रवृत्ति रही है और बचत की प्रवृत्ति होने के कारण जो कर्जा लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था करने की बात जो है वो यहाँ नहीं है। तो भारत इस संकट से बहुत कुछ अपने आप को बचा सका था, लेकिन चूंकि विकसित देशों में सारी चीज़ें कर्जा लेकर के की जाती हैं तो वहाँ पे जो व्यक्ति के पास धन होता नहीं है वो हर चीज़ को खरीदते समय कर्ज ले लेता है। तो उसने कर्जा तो ले लिया लेकिन अब चुकाने के पास उनके पास पैसे नहीं थे, तो सारे बैंकों के पास जो तरल मुद्रा है यानी एक्चुअल जो मनी है वो मनी जो है वो समाप्त हो गया। अब जब बैंक तकाजा करने गए वहाँ पे लोगों के पास में, तो उनके पास जो धन नहीं था। अब जब उन्होंने जो चीज़ें गिरवी रखी थी, जैसे मकान है या कोई भी चीज़ है जिनको लेकर के उन्होंने ऋण लिया था, तब जब बैंकों ने उन मकानों को या उनको बेचा तो उनको खरीदने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि लोगों के पास इतना धन था नहीं कि वो उन सब जो संपत्ति उसको क्रय कर सके। तो ऐसे में बैंक और ये सब जो है बहुत ही घाटे में आ गए। तब जाकर के फिर सरकार को वहाँ पे मदद करनी पड़ी। तो ये सब प्राइम संकट जो चला इस दौरान, G20 जो विकसित और विकासशील देशों का एक मिला जुला संगठन है, वो उसकी भूमिका बहुत अच्छे से आई। लेकिन अभी जो मुख्य उत्तर दक्षिण संवाद में जो एक अमीर देश तो मतलब आनाकानी करते ही हैं, लेकिन इस संवाद के विफल होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि गरीब जो दक्षिण के देश हैं उनमें भी आपस में संगठन नहीं है, एकजुटता नहीं है, और संगठन और एकजुटता नहीं होने के कारण वो बातचीत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए उस पक्ष को वो ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वो जो समस्या है उस समस्या से घिरे रहते हैं। तो अब ये तो उत्तर दक्षिण संवाद की बात हुई, थोड़ी हम बात कर लें दक्षिण दक्षिण संवाद की, क्योंकि जब लगा कि उत्तर दक्षिण संवाद से काम बनेगा नहीं, विकास नहीं हो पा रहा है, तो जो गरीब देश है, अविकसित देश हैं, उन्होंने खुद ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ही खुद ट्राई करें। जब कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारी मदद नहीं करता है तो जो डल विद्यार्थी हैं वही आपस में कोशिश करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करके भी अपना अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये वाली सोच जो है विकासशील और विकसित देशों हैं, उन्होंने भी सोचा कि हम लोग ही क्यों ना अपना डेवलपमेंट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जब हम अविकसित और विकासशील इनको देखेंगे देशों को, तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूंजी नहीं है, अमीर देश हैं। जैसे अगर आप देखें कि सऊदी अरेबिया है या ये जितने भी तेल निर्यातक देश हैं, बड़े अमीर देश हैं, ये बहुत अमीर हैं। तेल निर्यातक दुबई है, कितना अमीर उस कैटेगरी में आता है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात है, सब अमीर देशों में आते हैं, लेकिन ये विकसित नहीं हैं, ये अविकसित हैं, विकासशील हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं नहीं हैं और स्वतंत्रता नहीं है, तानाशाही सरकारें हैं। तो यहाँ पे
उसको केवल धन ही माध्यम नहीं होता किसी देश को विकसित और अविकसित मानने का। तो अब इनके पास धन है। भारत जैसा देश जो है उसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी मात्रा में भारत का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो भारत के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और पूंजी भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी हो गई, मार्केट भी बहुत अच्छा है क्योंकि ख़रीदार हैं, उपभोक्ता लोग बहुत अच्छा है बाज़ार। अब ये लोग आपस में जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक सबसे बड़ा मंच है इनके विकास का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और 1986 में इन्होंने हरारे दौर की जो वार्ताएं हुई उसमें उन्होंने ट्राई किया कि हम जो है आपस में ही डेवलपमेंट करेंगे। तो वहाँ से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से फिर से ये बात उठी कि दक्षिण के जो देश हैं आपस में संवाद करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। फिर उसके बाद में कई जो है जैसे और संगठन 1964 में एक बना था अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसका एक स्थायी अंग है। इसके तहत विकासशील देशों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बातचीत हुई। फिर एक G77 एक ग्रुप बना था, वो भी 1964 में ही बना था, वो भी विकासशील देशों का ही ग्रुप था। अब यहाँ पे ये जो बड़े ग्रुप जो ये ग्रुप आपके सामने आए हैं इसके साथ में कुछ क्षेत्रीय ग्रुप भी हैं। वो भी एक और ग्रुप है जैसे G15 में भी जो है वो हालांकि उसकी संख्या बढ़ गई है तो उसको जी और भी आगे नाम दे दिया जाता है, लेकिन वो भी वहाँ पे विकासशील देशों का संगठन है। कई क्षेत्रीय संगठन भी हैं जो विकासशील देशों के हैं, आपस में विकास के लिए बात करते हैं, जैसे सार्क है, जैसे आसियान है, जैसे ब्रिक्स है, जैसे इप्सा है। और इन सब संगठनों के अंदर भी दक्षिण संवाद जो है वो जारी रहता है। ये अपने तरीके से ये कोशिश करते हैं उसको डेवलप करने की। तो ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे इप्सा बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा है, ब्रिक्स भी कर रहा है, और सार्क आसियान जो है वो उसमें आसियान के अंदर आप देखिए पूरे जो 10 देश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, वो लगे हुए हैं पूरी अपनी तैयारी और अपनी मेहनत के साथ में, तो वो कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारी कमियां हैं, कई सारी खामियां हैं दोनों ही प्रकार के। एक चीज़ है वो ये कि हम इतना सारा इतनी वार्ताएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके मूल लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। चाहे दक्षिण संवाद के दौरान भी एक दूसरे के यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या कोई मदद कर रहे हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो मूलभूत लक्ष्य है, जो लोकतंत्र और जो न्याय की स्थापना करके अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन करने की जो बात है, वो बात नहीं हो पाई है। और जब हमने डंकल प्रस्तावों को लागू किया, जब हमने उरुग्वे दौर की वार्ताएं जब हुई और जब थोपी गई विकासशील देशों के ऊपर ये सारी चीज़ें, तो ऐसी स्थिति में जब ये सब चीज़ें चली तो हम धीरे दूर होते चले गए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ ये कहा गया था, जो इसकी घोषणा हुई थी 1 मई 1974 को, उसमें ये कहा गया था कि न्याय और लोकतंत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन होना चाहिए। तो चाहे उत्तर दक्षिण संवाद रहा हो, चाहे दक्षिण संवाद रहा हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति में दोनों ही असफल रहे हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक गरीब देशों के पास एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, उनके पास में बहुत बड़ा कच्चा माल है, भले ही पूंजी बहुत अधिक नहीं हो, तकनीकें नहीं हो, लेकिन उपभोक्ता बाजार बहुत अच्छा है। और आपका इस बात को विकसित देशों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विकसित देशों के पास उपभोक्ता मार्केट नहीं है। वो माल तो बना सकते हैं लेकिन बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए तो उनको अफ्रीका में, एशिया में ही आना पड़ेगा, तो चीन में आना पड़ेगा। इन सब बातों को विकसित देशों को ध्यान में रखना चाहिए। और कच्चा माल जो है बहुत आयत जो है विकसित देशों में नहीं है, विकासशील देशों में ही पाया जाता है। तो पूंजी
कच्चा माल, श्रम, मार्केट और सबसे बड़ी बात विकासशील देशों के पास श्रम भी उपलब्ध है, क्योंकि जब किसी कार्य को कराया जाता है तो श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो कम कीमतों में श्रम भी मिल जाता है, जो जिसका कि विकसित देशों के पास अभाव है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम होती है। तो विकास के लिए और इन सब बातों के लिए मिलकर यदि कार्य किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ना तो विकसित देश मांगने को तैयार है, वो अपनी उस पर जो अमीरी है और जो अपनी प्रभुत्व है, जो अपनी ताकत है, उसके कारण वो झुकने के लिए तैयार नहीं होते, समझौतों के लिए तैयार नहीं होते। और विकासशील देशों में भी, दक्षिण के देशों में भी आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े और ये सब होते रहते हैं। देखा जाए यदि तो 1945 के बाद में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, वो लगभग जो है दक्षिण के देशों को उनका शिकार बनाया गया है, या वो खुद बने हैं। सारी लड़ाइयाँ यहाँ हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है, और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो अभी भी एक लक्ष्य बनी हुई है, और अभी भी उसको हासिल नहीं किया जा सका है। बहुत कम मात्रा में भी उसकी तरफ हम कदम नहीं बढ़ा सके हैं। दोनों ही जो प्रयास हैं, चाहे वो उत्तर दक्षिण संवाद हो, चाहे दक्षिण संवाद हो, दोनों ही इसको प्राप्त करने में विफल रहे हैं। और अब हमें इस तरफ जो है एक नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। सहयोग से ही जो है वो हम शांति और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।